हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेज में। और नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस बैच ये आपका चल रहा है और नंबर सिस्टम में अभी तक आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख भी चुके हैं और आज आपका 12th लेक्चर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर्स। तो एक बार फटाफट लिंक को शेयर करें जिससे जल्दी से सभी लोग सेशन में जुड़ जाएं और आज का क्लास स्मूथली स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दें। और जैसे कि देख रहे थे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 129 तक कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 130 से। ठीक है, चलिए अंकुल पाठक जी जुड़े हैं, गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए, क्लास किए नहीं अभी ये बता रहे हैं? हाँ, अभी तक क्लास किया ही नहीं आपने, तो क्लास जरूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जिस तरीके से जिस अप्रोच के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक के साथ साथ आपको ऑप्शन का कैसे यूज करना है, डिविजिबिलिटी रूल का कैसे यूज करना है, ये भी मैं आपको साथ में बताता चल रहा हूँ। ठीक है, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, इस आपको संडे की जो टाइमिंग रहेगी इस बार 9 बजे 9 AM पर मैथ्स में, बाकी लिंक को सभी लोग लिंक को शेयर करते रहें। मैथ्स में आपकी क्या आने वाली है? मैराथन क्लास। और डेट क्या है भाई? 13 को संडे था, तो अगला संडे कब आएगा? 20 जून। 20th जून को आपको क्या होने वाला है? क्लास 20 जून की क्लास होगी मैथ्स में, मैराथन क्लास होगी। किस चैप्टर पर? चैप्टर क्या? एक आपका टॉपिक रहेगा एलसीएम, और एलसीएम कितना बड़ा है, उससे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर अगले संडे में उस एलसीएम पढ़ने के बाद फिर हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ कितना इंपॉर्टेंट है और खासतौर से इसका कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नंबर सिस्टम में जो डिविजिबिलिटी रूल इसके बाद पढ़ाऊँगा, तो ये भी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल भी, इसीलिए मैं अभी आपका मैराथन क्लास इस बार नहीं लिया, अगली बार लिया हूँ। और उम्मीद करता हूँ डिविजिबिलिटी रूल भी कम से कम बहुत अच्छे खासे आप वहाँ पर पढ़ चुके रहेंगे सैटरडे तक। फिर उसके बाद फिर हम लोग एलसीएम देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे और साथ में नंबर सिस्टम भी आपका चलता रहेगा। ठीक है, सभी लोग लिंक को शेयर कर दिए हैं। स्टार्ट किया जाए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें, जो भी लोग जुड़ते हैं एक बार सभी लोग लिंक को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 130। और पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि योग पर कैसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये योग पर आधारित है, तो अगर आपने बेसिक सीखा होगा तो योग भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं, योग वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जो लोग अभी तक पिछली क्लास नहीं देखे हैं, तो पिछली क्लास देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। और उसी को अगर आपने समझा होगा तो यहीं से हम लोग योगफल भी निकाल सकते हैं। दो चीज़ होता है, एक तो डायरेक्ट आप फार्मूला रट लो, काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बेसिक से पूरा डिटेल में सारी बातें बताई थी। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से समझा देता हूँ कैसे योगफल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आपको इस पे डिस्प्ले बोर्ड पे यहाँ पर लेकर आता हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए, 20 है, 20 को अगर आप फैक्टराइज करते थे तो आपका आया था 2 का स्क्वायर। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि इसको 2 की पावर 2 को हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये आपका 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है। और ऐसे ही 5 वाला जो होगा, 5 को हम लोग क्या लिखेंगे? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, जहाँ तक पावर ये रहेगा वहाँ तक जाएगा। तो ये आपका क्या गया था? 5। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि 20 के कितने फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? कितनी संख्याएं 20 को विभाजित कर रही हैं पूर्णतया। तो 1 से 1 में अगर करूँगा तो देखिए, 1 तो फैक्टर 1 आएगा, 1 का जब मैं 5 में करूँगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसमें करूँगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। फिर कितना आया था? 10 आया था। फिर आपका 4 आया, फिर कितना आया? 20 आया।
तो ये आपके जो फैक्टर्स आए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकल कर आए थे 20। और यहीं से एक फॉर्मेट आपको दिखा होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का जो डायरेक्ट फार्मूला था, नंबर ऑफ फैक्टर, अगर आपका एक्सप्रेशन मान लीजिए कोई भी संख्या एक्स वाई जेड हो, कोई भी संख्या एक्स वाई जेड हो, और वहां पर मैंने आपको लिखवाया था ना a की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर p, ये आगे भी बढ़ सकता है। और जहां पर आपका जो a b c है, ये आपका क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका एक अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फार्मूला आपको दिखा था कि जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे, जो भी पावर होती थी उसमें एक जोड़ देते थे, फिर प्रोडक्ट n+1 फिर p+1। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट था। +1 क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे थे 2 की पावर 0 भी हम लोग ले रहे हैं, यहाँ भी 0 ले रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर m+1 करते थे। अब बात आ रही है कि जो भी हमारे फैक्टर्स आए हैं, इनका योगफल क्या होगा। अब इनके योगफल की बात आ रही है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, यहाँ पर अगर मान लीजिए a की पावर m है और a को अगर मैं 2 मान लेता हूँ, तो अगर मैं योगफल निकालना होगा तो मैं कैसे करूँगा? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इसके अकॉर्डिंग। अब इनटू क्या करूँगा? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। मतलब ये बहुत ही आसान है। अगर ये पिछली क्लास में अगर आपने ये चीज़ समझा है तो योगफल भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप चाहे तो जोड़ लीजिए, यहाँ से भी है, इसलिए मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया है। एक बार इसको चेक करिए और एक बार हम लोग यहाँ से भी योगफल निकाल लेंगे। ये आपका क्या है? सम ऑफ फैक्टर। तो क्या ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 6, 6 2 8, 18, 18 4 22, 22 और 20 कितना हो जाएगा? 42। तो यहाँ से आपका 42 आ रहा है। क्या यहाँ से 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 और प्लस 5। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका आ गया 7 और गुणे 6 कितना आ गया? 42। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें लिखती चलनी है। क्या? सम ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला क्या बनेगा? सम ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला क्या बनेगा आप बताओ। आपका जो जनरलाइज एक्सप्रेशन है यही है, एक्स वाई जेड करके मान लीजिए यही है। और अगर मुझे इसको यहाँ से बनाना होगा तो मैं क्या बनाऊंगा? तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपका यहाँ पर, जैसे आपका 2 था ना, ये देखिए 2 था, तो 2 की पावर 0 से आप कहाँ तक ले जाएंगे? 2 की पावर 0 से आपने कहाँ तक ले गए? 2 तक ले गए। तो इसका मतलब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 की पावर 0 या a की पावर 0 ही मान लो, a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 और प्लस कहाँ तक? देखिए 2 तक ले गए थे ना, ये देखिए 2 की पावर 2 तक ले गए थे, तो इसका मतलब a की पावर कहाँ तक ले जाएंगे? m तक ले जाएंगे। ठीक है, आगे ऐसे लिख लीजिए। इनटू ऐसे b की पावर लिखेंगे, b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 और प्लस कहाँ तक? b की पावर n। ऐसे c की पावर लिखेंगे, c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 और कहाँ तक? c की पावर p तक। आ रहा है? तो ये योगफल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सम ऑफ फैक्टर्स का जो फार्मूला बनेगा यही बनेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे फार्मूला लगा के तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल, कि कैसे हम ऑप्शन के थ्रू जाकर भी आंसर यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी स्पीड में। ठीक है, बाकी लोग कहाँ गायब हो गए भाई? सभी को गुड इवनिंग। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग, एक बार सेशन को शेयर कर दें सभी लोग। चलिए, सम ऑफ फैक्टर्स आ गया। अब हम लोग आते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। सम ऑफ इवन फैक्टर, और इसको यहीं पे रहते हैं। काफ़ी छोटा हो गया होगा शायद, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिलहाल कोई यहाँ तक आपने नोट कर ही लिया है। यहाँ पर मैं क्या कहने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला। अब फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको फिर से बड़ा करूँगा जिससे आपको थोड़ी सी बातें समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर देखिए, जब सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करूंगा तो आप ये बताइए 2 की पावर 0 को मैं काउंट करूंगा, क्योंकि पूरा इवन और ऑड किस पे डिपेंड करेगा? 2 की पावर पे डिपेंड करेगा।
2 की पावर पे डिपेंड करेगा, और 2 से ही आप यहाँ डिसाइड कर पाते हैं कितने इवन फैक्टर बनने वाले हैं, कितने ऑड फैक्टर बनने वाले हैं, जो कि पिछली क्लास में मैंने बताया भी था। अगर मुझे इवन फैक्टर निकालना है, क्या मुझे 2 की पावर 0 की नीड है? क्योंकि अगर 2 की पावर 0 अगर आपने काउंट कर लिया तो यही तो आपको विषम दे रहा है, यही तो आपको 1 और 5 फैक्टर दे रहा था। ये देखिए, यही तो 1 और 5 आपका फैक्टर दे रहा था। इसका मतलब जब हम सम ऑफ इवन फैक्टर या इवन फैक्टर निकालते हैं तो 2 की पावर 0 को काउंट नहीं करते थे। अगर याद होगा तो वहां पर हम लोग क्या स्टार्ट करते थे, यहां पर जैसे आप m+1 करते थे, आगे बढ़ाते थे ना, लेकिन हम यहाँ पर जो पावर रहता था, जब हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते थे वही लिख देते थे। लेकिन वैसे ही जैसे वहां फार्मूला बना था, ऐसे यहाँ पर सम ऑफ इवन फैक्टर का फार्मूला क्या बन जाएगा, आप खुद देख लो। सम ऑफ इवन फैक्टर का जो फार्मूला यहाँ पर बनेगा, ये देखिएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर का जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर क्या, 2 की पावर 0 हम नहीं लेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर डैश डैश, कहाँ तक, जहाँ तक आपका पावर रहेगा। क्लियर है? और ऐसे ही फिर आगे वाला आ जाएगा, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, और ये डैश डैश कहाँ रहेगा, b की पावर क्या था, a की पावर m था, b की पावर m था। और जहाँ पर मैंने a को क्या ले लिया है, जहाँ पर मैंने a को 2 ले लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला फैक्टर है वो इवन रहेगा, मतलब जो आपका दो जो फैक्टराइजेशन करते हैं, और वही डिसाइड करता है कि कितने इवन हैं कितने ऑड हैं। ऐसे आगे भी बढ़ता जाएगा। अब इसी प्रकार सम ऑफ ऑड फैक्टर भी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई चीज़ मैं रटवा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट में निकाल कर आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। जब ऑड फैक्टर की बात होती है तो अगर आपको ध्यान होगा कि 2 की पावर 1 इक्वल टू जो 2 आ रहा था, इसका यूज हम लोग नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसका यूज अगर करेंगे तो इवन आएगा, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ हम 2 की पावर 0 का यूज करेंगे। अब उसको लिखो या ना लिखो उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। सम ऑफ ऑड फैक्टर की जब बात आएगी तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस आगे वाले को आप एज इट इज ऐसे करके, ये देखिए थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर, 1 मिनट, ये b की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस पर तो नहीं फर्क पड़ेगा ना। b की पावर 0, ये इसको लिख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, b की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आगे जो आपका पूरा डिपेंड करता है 2 वाले पे, तो यहाँ तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी क्या करेंगे, b की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक जाएगा ये आपका, b की पावर n तक। और ऐसे ही c की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, c की पावर 1, c की पावर 2, और कहाँ तक जाएगा, c की पावर p तक। बताइए सभी लोग कमेंट करिए, क्या समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आया? नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये वाला तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। नोट कर लिए? चलिए अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन आप सामने देख लिए, क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पूछा है 360 के कुल सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब अगर आप समझ गए हैं तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। अगर सम अगर होता है तो यहाँ पर हम लोग 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो हम लोग पहले काम क्या रहेगा, पहला काम रहेगा कि 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। पहले मैं बेसिक से आपको बताऊंगा, जैसा कि आपको पता है बेसिक भी जानना जरूरी है। 1-2 क्वेश्चन में बेसिक भी देखेंगे, और जैसे ही आप यूज टू हो जाएंगे, यूज टू मतलब क्वेश्चन समझ जाएंगे अच्छे से कि कैसे क्या करना है बेसिक से, फिर हम लोग डायरेक्ट आएंगे डिविजिबिलिटी रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल, कि कैसे हम ऑप्शनों का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें भी करके बताऊंगा, पहले तो एक बार बेसिक से समझ लीजिए। तो जो 36 है, 360 है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ बताइए? इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 × 10। फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो 2 की पावर 3 बनेगा। 3 आपका यहाँ पर 2 बार दिख रहा होगा, और 1 5 दिख रहा है, देख रहे हैं। तुरंत आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तुरंत आप फैक्टराइज कर सकते हैं। और नंबर आप जीरो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप 5 कितने 5 हैं, कितने 2 हैं, इसके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, नंबर सिस्टम एक ऐसा आपका चैप्टर है मैथ्स में, एक ऐसा इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं जिनका यूज हम लोग पूरी मैथ्स में करते हैं। इनफैक्ट जो एलसीएम की क्लास आपकी मैराथन होने वाली है नेक्स्ट संडे में, जो आपका 20 जून है, वहाँ पर मॉर्निंग में 9 बजे मेरी आपकी क्लास रहेगी, मैराथन क्लास रहेगी। तो वहाँ पर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल का कैसे यूज करना है बहुत ही अच्छे से आपको मैं सारी बातें बताऊँगा। इसीलिए क्लास को मिस नहीं करना है। एक बार क्लास देखेंगे तो खुद ही आपको लगेगा किस तरीके से मैंने आपको समझाया है। इस प्रकार आप
आपको जैसे एलसीएम एचसीएफ फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, रिवीजन तो भाई करते ही रहना है, नए नए क्वेश्चन तो देखते ही चलना है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट की बात आती है तो अगर वो क्लास आप एक बार देख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और वो क्लास जैसे कि आपको पता है कम से कम 3 से 4 घंटे की क्लास रहेगी, मैराथन का मतलब यही है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। और कल मैं आपको थंबनेल भी शेयर कर दूंगा, शेड्यूल भी कल लग जाएगा, तो उसको आप लिंक को लगातार शेयर करते रहिएगा, आपके जो भी दोस्त यार हैं उनको बताते रहिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर संख्या में जुड़ें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो भी होने वाला है आप सक्सेसफुल बनाएंगे। जिस तरीके से आपने हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा साथ दिया था और उस समय काफ़ी स्टूडेंट जुड़े थे और लगभग मेरे ख्याल से 4.25 घंटे की वो लगभग क्लास बनी थी। ठीक है, तो ठीक है, जो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 3 से 4 घंटे कोशिश पूरा करेंगे कि 3 से 4 घंटे में आपका एलसीएम पूरा फिनिश कर दिया जाए। ठीक है, बाकी आपके भी ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 360 जो है इसका मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया। और सम की बात आती है तो 2 की पावर, ध्यान दीजिएगा, हमें 2 की पावर 0 लेना नहीं है, 2 की पावर 1 लूँगा, 2 की पावर 2 लूँगा, 2 की पावर 3 लूँगा। ठीक है, और आगे क्या आएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। फिर आप आगे क्या आएगा, 5 की पावर, ये सारे इंटू में हैं। और सबसे बड़ा फायदा यही है, कभी भी कोई चीज़ अगर इंटू में निकल रहा है ना, तो वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं कौन सा अस्त्र, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का जो अस्त्र मैंने बताया यूज करने का, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हम ऑप्शन के थ्रू तुरंत बता सकते हैं। फिलहाल ये हमने बेसिक से आपको बताया। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर देखिएगा, और डिविजिबिलिटी रूल यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो अलग बात है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन जब डिविजिबिलिटी रूल आपको पता चल जाएगा तो कैसे यहाँ पर यूज करेंगे अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। थोड़ी देर में अभी आपको बताता हूँ कि कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज करते हैं फैक्टर्स में भी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4 2 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14 इंटू, देखिए इंटू में आ गया। और यहाँ पर अगर देखेंगे 9 9 3 आपका हो जाएगा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। फिर आगे अगर आप बढ़ते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में 14 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 182, 182 गुणे 6। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6 दूनी 12, 8 छंग 48, 48 और 1 49, 92 आ रहा है, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, और 6 कम 6 4 10, 1092। क्या आप सभी का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 130 का ए बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपने कितना टाइम लिया। अब आप ये देखिए, ठीक है, मेन बात थी कि देखिए कोई भी ट्रिक कैसे निकल कर आता है, जब आप कोई चीज़ बेसिक से समझते हैं ना कि यार ये ऐसे होता है, कल को एग्जाम में मैं भूल भी गया तब भी मैं बना लूँगा। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया, अब मुझे पता है ये कैसे आता है, क्यों आता है, सारी चीज़ मैंने बताई, डिस्कस किया, तो फार्मूला आपके सामने ही डेवलप किया, यहाँ पर आपके सामने ही लिखा क्यों आता है, कैसे आता है। चाहता तो डायरेक्ट भी लिखा देता और आप कंफ्यूज रहते, यहाँ पर आखिर 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिया गया, उसका भी रीजन बताया। ठीक है, तो अब फार्मूला आपके सामने आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो आपने टाइम लिया है ना, इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, करीब आपने 45 सेकंड या 30 सेकंड तो ले लिया। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन 15 सेकंड में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, 10 सेकंड में स्टार्ट हो जाए सॉल्व करना, मतलब अगर आप करना स्टार्ट कर दें, तब देखिए कितना मजा आता है इसमें। और देखिए कैसे यूज करना है। अब मैं दूसरा अप्रोच बता रहा हूं और यही आपको एग्जाम में करना है। क्या कि अगर आपको यहां पर गुणनखंडों पर आधारित कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, चाहे योगफल पूछे, चाहे आपसे कितने सम गुणनखंड हैं फैक्टर्स के रूप में, कितने आपके टोटल फैक्टर्स हैं, कितने आपके ऑड फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल और कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल दोनों का यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करेंगे। अब आखिर ये दोनों चीज़ क्या है, क्या भला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी आगे बहुत ही जल्दी, मेरे ख्याल से परसों से इनफैक्ट कल से भी शायद हो सकता है, लेकिन परसों से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल और डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना है। जैसे मान लीजिए हमें ये पूरा फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि हमें कोई एक फैक्टर पकड़ना है, और वो भी क्या है, सबसे छोटा। सबसे छोटा मतलब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आप ध्यान से देखें 2 की पावर 3 है, 3 का स्क्वायर है, 5 की पावर 1 है। हमें सबसे छोटा नंबर पकड़ना है, क्योंकि सबसे जो छोटा नंबर होगा, जैसे जिसकी पावर 1 है या जिसकी पावर 2 है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको सॉल्व करने में ज़्यादा आसान है। अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि इसमें एक 5 आ रहा है, तो तुरंत आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, भाई मैं इसको क्यों चेक करूं,
मैं डायरेक्ट 5 को पकड़ूंगा और 5 की अगर 5 1 5 है तो मैं क्या लिखूंगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये देखिए 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, मैंने इसको देख लिया और मेरे दिमाग में तुरंत आ गया भाई 6, मतलब जो भी हमारा ऑप्शन आएगा 6 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब हमने डिविजिबिलिटी रूल में, जैसे अभी आप नंबर आप जब जीरोज पढ़ोगे तो आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर लास्ट में एक जीरो है, लास्ट में अगर एक जीरो है, अंतिम में अगर एक जीरो आ रहा है, एक डिजिट आपका जीरो आ रहा है लास्ट में, ठीक है, तो वहां पर एक आपके फैक्टर्स के रूप में 1 5 आता है। अगर लास्ट में 2 जीरो आ रहा होगा तो इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं आपको देखिए, बाकी इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर यहाँ 5 होता तो शायद मे भी 5 से ज्यादा और 1 से ज्यादा भी आ सकता था, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ आपकी बात करूँगा, सिर्फ जीरो को देखकर बताना होगा तो मैं तुरंत देखकर बता दूंगा भाई 1 जीरो है तो 1 5, 2 जीरो है तो 2 5 आपका वहां पर बन रहा होगा। बाकी अगर यहाँ पर भी 5 है तो 1 5 और आ जाएगा वहां से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर 1 5 देखिए, ये डिविजिबिलिटी रूल से पता चला कि भाई इसमें 1 5 है, तो पहला तो डिविजिबिलिटी रूल का यूज हुआ। अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का यूज करेंगे, क्योंकि 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, ये सम आप जब निकालते हैं तो ये 6 आ गया। और 6 का मतलब क्या है, हमारा जो भी आंसर आएगा वो 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि 2 और 3 से कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है। यहाँ पर देखिएगा 8 2 10 1 11, ये ऑप्शन नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। 3 से सिर्फ केवल एक ही ऑप्शन है जो आपका कट रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने कितना सारा टाइम यहाँ पर आपको बचा लिया, और यही काम आपको भी करना है एग्जाम में। और ये ऐसे नहीं कि एक बार में करना स्टार्ट कर देंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। और खास तौर से इस वीक का जो क्लास होने वाला है, जितनी भी क्लासेज हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि एलसीएम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एचसीएफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लगभग 2 हफ्ते तक की क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ से बहुत सारी नई नई बातें आप सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन उसके अलावा आपको कैसे ऑप्शंस का यूज करना है, कैसे डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना है, वो भी मैं क्लास में बताता चलूंगा। ठीक है, तो इसीलिए एक भी सेशन को मिस ना करिए। भले आपने पढ़ा हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिर से पढ़िए मेरे कहने पर, और आप देखिएगा फिर क्या मजा आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर क्या है, 2 तरीके से आपको बताया। तो लास्ट वाला जो अप्रोच है यही आपका बेस्ट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इससे फास्ट नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, और चलिए इस बार टाइमर लगा दिया जाए, देखते हैं सबसे फास्ट कौन जवाब देता है इस बार। क्योंकि अगर आपको तरीका पता है, कुछ लोग होंगे ऐसे भी जो बेसिक से करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस तरीके से करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर बताइएगा। और यहां पर चाहे तो एक पॉइंट और नोट कर लेना है आपको, कि जो आप सम ऑफ फैक्टर आएगा, सम ऑफ फैक्टर जो आएगा वो आपका आएगा सम ऑफ इवन फैक्टर और प्लस सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, और यही चीज आपका नंबर ऑफ फैक्टर के लिए भी है। क्या, अगर मुझे यहाँ लिखना हो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अगर मुझे कोई भी, चाहे सम में निकालना हो, योगफल निकालना हो, चाहे नंबर ऑफ फैक्टर्स में निकालना हो, कितने गुणनखंडों की संख्या है, तो कोई भी 2 आप निकाल कर तीसरा आपको निकालने की जरूरत नहीं है फार्मूला लेकर। पहले बड़े में से जो आपका सम आ रहा हो या नंबर ऑफ फैक्टर आ रहा हो, उसमें से एक निकाल कर घटाकर तीसरा आपका जो फैक्टर्स होगा वो निकल आ जाएगा। और लेकिन मैंने आपको बताया भी था, कोशिश करिएगा अगर 2 फैक्टर निकाल कर मुझे तीनों फैक्टर निकालना हो तो इवन फैक्टर को आप लास्ट में निकालिएगा। अर्थात इसको निकालना है, इसको निकालना है, फिर इसमें से इसको घटा देना है, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो ये भी फार्मूला नोट कर लेना है। और इसके अलावा ये भी आपको नोट कर लेना है, नंबर ऑफ फैक्टर। फैक्टर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, फैक्टर को मैं फिर से बोल दूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी मतलब छोड़ कर आ जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या पूछ लिया। ध्यान दीजिएगा कैसा लैंग्वेज आता है। एक तो ये पूछ सकता है नंबर ऑफ फैक्टर, इंग्लिश में अगर बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, और हिंदी में अगर इसको बोला जाएगा क्या, गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे गुणकों की संख्या भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर भी अगर बोलेगा तब भी यही बात हो रही है। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, भाजकों की संख्या। क्या बोलेंगे, भाजकों की संख्या। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ भाजकों की संख्या के बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, विभाजकों की संख्या भी बोल सकता है, तो घबराना नहीं है। उसके अलावा ये भी आपसे पूछ सकता है कितनी ऐसी संख्याएं हैं कि जो 420 को विभाजित कर रही हैं, काट रही हैं। ठीक है,
तो सारा चीज़ यही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर फिलहाल आ ही चुका होगा आपका। कितना आ रहा है इस बार मैं देख भी नहीं पाया कौन सबसे फास्ट किया है। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे जो जल्दी आंसर आया इस बार, 1 मिनट, चंदन कुमार जी ने किया है, शायद रॉबिन सिंह भी किए थे, शायद इनका गलत हो गया था मेरे ख्याल से। तो 131 का बी है, 131 का बी लगभग सभी लोगों का सही है। ठीक है, अच्छा बारिश हो रहा है बहुत तेज। ठीक है, चलिए बारिश तो यार सुहावना मौसम है, इसमें गर्मी भी है, बारिश हो ज़्यादा सही है और ज़्यादा भी ना हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं क्या कहने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। बी तो लगभग सभी का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं बी कैसे आपने बताया, और तरीका आप सभी को पता चल ही गया है। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूले पर नहीं जाते हैं, कोशिश ये करते हैं यहाँ से 5 को पकड़ते हैं, और एक 5 यहाँ पर भी है, सही है, एक 5 है, और अगर एक 5 है तो इसका मतलब हमारी जो भी फैक्टर्स आएंगे, और वैसे भी देखिए कुल विषम पूछ रहा हो यार, कुछ भी पूछ रहा हो, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। वो तो 5 वाले में तो आप 5 की पावर 0 5 की पावर 1 तो लिखना ही लिखना है। सिर्फ 2 वाले में थोड़ा सा दिक्कत रहती, बाकी वैसे ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब जो भी इसका एक, जब हम सम निकालते हैं, जब सम निकालेंगे तो वहाँ पर 6 एक जरूर आ रहा होगा। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 सॉल्व करते हैं कितना आता है 6। ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, ये देखते ही पता चल जाएगा, तुरंत आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है। यहाँ देखिए ये ऑप्शन 3 से नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन 3 से कट रहा है, ये भी ऑप्शन 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब बात फंस गई यार, सी है कि बी है, क्योंकि ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब अब मुझे कहीं ना कहीं दूसरी चीज को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज किसको देखना पड़ेगा कि हमें ये भी शायद चेक कर सकते हैं इसमें कितने 3 हैं, कितने 3 है। तो अगर आप ध्यान से देखें 3 की भी डिजिबिलिटी रूल, इसे देखिए कितना डिजिबिलिटी रूल कितना इंपॉर्टेंट है। 4 2 6, इसका मतलब 1 3 है। और ये देखिए जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये तो वैसे भी इतना टाइम लग जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, जब इस मोड में आएंगे प्रैक्टिस के, तो आपको सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है, और आप तुरंत डिजिबिलिटी रूल लगाकर उड़ा देंगे क्वेश्चंस को। तो इसका मतलब इसमें भी 3 कितने हैं, 1 हैं। तो हम जब इसको लिखते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो 4 का भी मल्टीपल होगा, मतलब 4 से कटना चाहिए। और 98 जो लास्ट 2 डिजिट होती है वो 4 की डिजिबिलिटी रूल होती है। और यूनिट डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं कि कोई संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अब मैंने ये काफ़ी बड़ी बात बोल दी है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट 2 डिजिट देख कर चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम 8 के लिए, 16 के लिए, 4 के लिए डिजिबिलिटी रूल में ये भी बताऊंगा कि सिर्फ एक डिजिट को भी देखकर हम बता सकते हैं कि ये संख्या आपकी 4 से डिजिबल है कि नहीं है। क्लियर है? तो 192 जो होगा ये देखिए 4 से कट रहा होगा लास्ट 2 डिजिट, इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन है। हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अनाउंसमेंट एक बार फिर से, क्योंकि देखिए मैं इतना आपको बोल दूंगा, और सभी स्टूडेंट को कम से कम 5 स्टूडेंट को जोड़ना है किस दिन की क्लास में। बाकी तो आप क्लास देख ही रहे हो नंबर सिस्टम की, और किस तरीके से मैं आपको क्लास पढ़ाई रहा हूँ, और सबको अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आप लोग खुद ही जवाब देते हो, तो ये अच्छा भी लगता है। तो आप ध्यान रखना है, एलसीएम की क्लास आपकी मैराथन लेने वाला हूँ, लगभग 3 से 4 घंटे की जो भी क्लास रहेगी, 3.5 से 4 घंटे जब तक हो जाए। और लगभग मैं 60 से 70 क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके अलावा थ्योरीज भी पढ़ाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये मान के चलिए लगभग 3 से 4 घंटे तो लगना ही है। तो एलसीएम की जो मैराथन होने वाली है संडे को 20 जून को, जो इसकी टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में 9 बजे, और कल मैं इसका शेड्यूल भी लगवा दूंगा। तो आप उस लिंक को जितना हो सके सभी को शेयर करें। कॉल करना पड़े तो जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको कॉल करके बताइए भाई इस सेशन में आप जरूर जुड़ें। और उम्मीद करता हूँ एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, इतना बेसिक से जिनको कुछ भी नहीं आता है वो आप देखिएगा हमारे साथ 1 घंटे तक अगर आप बने रहेंगे तो आपका नज़रिया बदल जाएगा। और बाकी तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं भी संडे का वेट कर रहा हूँ। और इन फैक्ट जो आपके क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं अपडेटेड क्वेश्चन से, जो नए नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल में भी रहेगा आपका पूरा मैराथन, ठीक है। तो इस बात का मैं पूरा ख्याल रखा हूँ, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी टेंशन नहीं लेंगे। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर पूछा है 240 के कुल गुणनखंडों का योग, ठीक है। इसके में आपसे पूछा है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से आपको बताना है। टाइमर लगा दिया जाए, देखते हैं इस बार सबसे फास्ट किसका आंसर आता है। कोशिश करिए जल्दी बताने की।
अच्छा, आप लोग की चैटिंग भी चल रही है साथ में, बहुत सही। कितना आंसर आएगा बताइए? चलिए, किसी का नहीं आया आंसर अभी तक? इतना टाइम लगेगा? 132 का बी 720 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। कुल गुणनखंडों का योग आपको बताना है, ठीक है, कुल गुणनखंडों का योग आपको बताना है। तो चलिए चेक करते हैं। और किसी का आंसर आया है? बी बी बी, सभी का बी आ रहा है। तो 240 का जो फैक्टर्स है, ठीक है, अगर देखा जाए सबसे पहली बात तो यहाँ पर वही है 5, और जब अगर 5 फैक्टर्स होता है तो इसका मतलब 6, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए 2 और 6, 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कौन कौन सा कट रहा है? ये भी 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। जो लोग सी बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत थे, तो सी तो नहीं होगा, ठीक है। अगला भी देखिए आपका 3 से कट रहा है। अब आगे बढ़ते हैं 240। देखिए ये छोटा क्वेश्चन है, अगर यही थोड़ा संख्या बड़ा हो जाएगा ना, जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं सर इसको तो हम फैक्टराइज करके भी तुरंत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं? जब यही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, 5 डिजिट में या 6 डिजिट में आ जाएगा, तो वहां से ये जो छोटे छोटे जो फैक्टर्स होंगे, और वो कैसे जल्दी पता लगाएंगे? वो डिविजिबिलिटी रूल से पता लगाएंगे, और फिर आंसर कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल से लगाएंगे। तो ये दोनों ही अस्त्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी मैथ्स में यूज करूंगा, ठीक है। एलसीएम एससीएम में तो करूंगा ही करूंगा, तो इसीलिए आप अच्छे से समझते चलिए। तो 240 में अगर मैं फैक्टराइज करता हूं, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 चौक 24 इस तरीके से, और 2 गुणे 5 10 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, मतलब 2 की पावर 4 ये आ गया, और इंटू 3 कितना आएगा? 3 एक ही आ रहा है, और 5 तो एक ही आ रहा है। तो 5 3 15, और 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा भाई? 240, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। अब 2 की पावर 0 को एकदम लास्ट में ही उठाना है, क्योंकि ये पावर में काफ़ी बड़ा होगा, तो इसको लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें पूरी कोशिश करना है कि जब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का यूज करें, तो हमें जो पावर 1 मगर वाली संख्या मिल रही है उन्हीं को लेना है। जैसे 5 की पावर 1 जब आपने लिया तो 6 आया था, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपकी कोई भी ऑप्शन ना एलिमिनेट हो, इसीलिए तो आपको डिटेल में भी बताया। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डिटेल में भी कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए हर तरीके से आपको तैयार रहना है। तो अब ये बताइए 3 की पावर 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो कितना आएगा? 4। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब डी वाला भी ऑप्शन गया काम से, डी वाला भी ऑप्शन गया काम से, ठीक है। अब क्या किया जाए भाई? अब तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई चारा है ही नहीं। तो इसका मतलब मुझे इसको पूरा लिखना पड़ेगा। 2 की पावर 0, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 के बाद आपका आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 8 आएगा और 16 आएगा, क्योंकि सम ऑफ फैक्टर्स पूरा निकालना है। और इसको अगर आप जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि देखिए लास्ट में अगर 0 आ रहा है, लास्ट में अगर 0 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर जहाँ 5 एक 5 और एक 2 अगर आएगा तभी तो लास्ट में 0 आएगा। तो इसमें तो फिलहाल आपका कोई भी 5 दिखा नहीं, क्योंकि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और अगला था 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो आप देख रहे थे यहाँ से 6 आया था और यहाँ से 4 आया था, इसका मतलब 2 तो मिल चुका है। अगर यहाँ से 5 मिल जाता है, अगर यूनिट डिजिट पर 5 आ जाता है, तो समझ जाइएगा कि हमारा बी ऑप्शन है। अगर 5 नहीं आता है तो समझ जाइएगा पहला ऑप्शन है। क्या ये सोच पाए आप? ये भाई सोचना तो पड़ेगा ही, सब पड़ेगा। तो हम यूनिट डिजिट पर काम करते हैं। तो देखिए 8 6 14 4, 14 4 18, 18 2 20, और 20 और एक क्या हो जाएगा? 21। तो भाई ये बताइए, मुझे तो नहीं लग रहा है बी ऑप्शन, ए ऑप्शन ना, ए ऑप्शन। देख रहे हैं, मुझे लग भी रहा था कि देखिए चांसेस तो बहुत कम रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा अगर आप लोग इस पर काम करें मेरे कहने पर, और शायद यहाँ से भी कुछ नई चीज़ें निकल सकती हैं। मैंने अभी तक इसका फिलहाल वो नहीं किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इस पर भी अगर आप काम करें
तो बहुत सारी नई चीजें भी निकल सकती हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल पर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं 2 की पावर 0 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो इसको लूंगा तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, तो क्या यहां पर आपका यूनिट डिजिट पर 5 आ सकता है? एक आया है, देखिए यहाँ पर 8 6 14, 4 18, 2 20 1 21। ठीक है, हाँ यहाँ से अगर मैं 1 छोड़ देता तो मे भी शायद यूनिट डिजिट में 0 आ सकता था और आपका 0 आंसर आ जाता। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा ये तो 100% नहीं होगा क्योंकि ये यहीं से निकल चुका है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं सर ये ऐसा कैसे, तो आप इसको जोड़ लो भाई, इसको आप जोड़ लो, कितना जाएगा 31 ही आ जाएगा, और 31 गुणे 4 गुणे 6, तो ये 4 1 कम 4, 4 3 12 गुणे 6, तो आपका आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 2 14 और 6 कम 6 7, देख लिए 744 आ रहा है। तो जो आंसर है वो क्या है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, लेकिन मैंने कैसे किया समझ में आया? मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। और ये मैंने बोला भी था कि जब नंबर आप जीरोज आप पढ़ेंगे तो ये जो 5 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पता करना है कितने फैक्टर्स में 5 हैं, 2 5 है कि 3 5 हैं फैक्टर्स के रूप में, क्योंकि इनका भी यूज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और उस तरीके से सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सोच पा रहे होंगे। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है 60 के गुणनखंडों का औसत। अब आप सोच रहे होंगे यार ये गुणनखंड अब कौन सा आ गया, इस बार मैंने आपसे पूछ लिया औसत। औसत तो कल में आपका पूरा फैक्टर्स आपका ये खत्म भी हो जाएगा। तो 60 के गुणनखंडों का जो औसत है ये आपको बताना है। 60 के गुणनखंडों का औसत क्या होगा ये बताना है। और औसत क्या होता है सभी को पता है भाई, एवरेज। एवरेज जो होता है वो आपका होता है सम ऑफ फैक्टर्स, और अपॉन में क्या होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अब ऑप्शन से काम चलने वाला नहीं है, अब आपको पूरा निकालना ही पड़ेगा। इस बार आपको पूरा निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए निकाल के बताइए कितना आएगा। शेयर करते चलिएगा, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं भाई लाइक भी करते चलें अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं भले डिस्कशन में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं ये सब आप सोच पा रहे होंगे, और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ये सब आपके दिमाग में एक साइड में चल रहा होगा कि इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। अगर 3-4 सेकंड भी बचा सकते हैं, भले बेसिक से करने में आप बोले कि सर इसको शायद ट्रिक से नहीं लगा सकते, तब भी आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, स्पीड पे काम करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन ट्रिक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो 60 के गुणनखंडों का औसत क्या होगा, तो सबसे पहले आप 60 का क्या निकाल लीजिए, अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभाज्य गुणनखंड जो विधि होती है उसको आप निकाल लेना है। तो 60 को कैसे करेंगे देखिएगा, 12 पंजे 60 होता है, और 12 को लिख सकता हूं 4 3 12, तो 4 को मैं ये लिख सकता हूं। और इसीलिए देखिए यहां पर भी आपको क्या यूज होने वाला पता है, ये जो मैंने पावर बोला था ना, ये सारी जो छोटी छोटी बातें शुरुआत में बोली थी ये सब भी यहां पर आप चाहें तो देख रहे हैं यूज हो रहा है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। जब ये याद रहेगा ना तो आप खुद ही 2-3 कदम आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे कि यार ऐसा कर सकते हैं। अब जो लोग इस 60 को लिखा फिर इस तरीके से करते हैं ना, इस तरीके से नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग यहीं पे ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या निकल कर आएगा देख लीजिएगा, 3 2 और 2 कितना आएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो नीचे आपका आ गया 12। सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया जाए, तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1 + 2 + 4 कितना आएगा 7 7, यहां से आपका आएगा 4, यहां से आपका आएगा 6। काटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, सॉरी काटना बोल रहा हूं, मतलब गुणा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है भाई नीचे 12 भी है, क्योंकि ये आपका क्या आ रहा है सम ऑफ फैक्टर्स है, तो आप इसको गुणा करके नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको पता है भाई ये तो कटेगा ही कटेगा। 6 दूनी 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 7 दूनी 14 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आंसर कितना आ गया, बी ऑप्शन क्या आ रहा है सभी का। तो औसत भी आपसे पूछा जा सकता है, और आगे कल की जो क्लास होगी तो वहां पर तो आप ये भी देखोगे कि कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जितने परफेक्ट क्यूब नंबर हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे तो कोई भी चीज छूटेगा नहीं। ये तो आसान था, आप कर ही लिए होगे। आगे बढ़ते हैं।
अब इस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। अब आपका आ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसका भी फॉर्मेट आप जल्दी समझ लीजिएगा। और इसका जो तरीका होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर ही दिखा देता हूं आपको, इसका आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 100 है, सॉरी 100 है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहां पर भी यही है कि आप जो भी नंबर रहेगा उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है ये सारे आपके प्राइम नंबर में होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ 4 लिख लिया या 6 लिख लिया, ऐसा नहीं है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया, 100 को मैं ये लिख सकता हूँ। अब आपको मैंने क्या क्या बता दिया, मैं फिर से एक बार बोल दूँ। फैक्टर्स में आपने पढ़ लिया है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। जो लोग अब आज सेशन में जुड़े हैं तो पिछला सेशन आप जरूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल भी जाएगा, या तो वीडियोज में जाएंगे तो वहाँ तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लेक्चर नंबर 11 है नंबर सिस्टम का, ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिए। और फिर आज का लेक्चर जब आप देखेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो क्या क्या हमने पढ़ा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। आज आपने क्या पढ़ा, मैंने पूरा डिस्कस भी किया, डिटेल में बताया, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब हम लोग उसके बाद अभी एक और पढ़ चुके हैं, एवरेज फैक्टर, जो औसत गुणनखंडों का औसत भी पूछ सकता है, तो वो भी आप निकाल लोगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तरीका वही है, बस आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है। और जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा, तो आप क्या करते थे याद है, 2 में 1 जोड़ देते थे 3, इसमें 1 जोड़ देते थे 3, तो कितना आ जाता था 9। लेकिन हम लोग अब क्या निकाल रहे हैं, हम लोग अब निकाल रहे हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसका डायरेक्ट आप ध्यान रखना है कि जो भी ये प्राइम में रहेगा, अभाज्य में रहेगा, तो जो भी पावर रहेगा उसको आप जोड़ लोगे, उसको आपको क्या करना है, जोड़ लेना है, और वही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो नंबर ऑफ जो प्राइम फैक्टर होगा तो डायरेक्ट आप उसको जोड़कर आप बता दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका जनरलाइज फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या करो, इसको नोट चाहे तो कर लो। मान लीजिए ये XYZ कोई भी संख्या है, 3 अंकों की या 4 अंकों की कोई भी संख्या है, और उसको हम लोग ने क्या किया, ब्रेक किया, A की पावर M, B की पावर N, C की पावर P, ठीक है। जहां पर आप लिख लेना A, B और C क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहां पर आपको लिखना है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो होगा ये होगा आपका क्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये आपका होगा, इस जो पावर है इसको डायरेक्ट आप जोड़ लेना है, m + n + p, ये आपका आंसर है। मतलब इसको आपको नोट कर लेना है और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो m + n + p होगा। अब इसमें आपको मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन अगर पूछूं, ये बताइए 360 में नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि 360 में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ये कितना होगा। एग्जाम में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि एग्जामिनर बड़ी चालाकी के साथ वो क्या करेगा, एक आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ फैक्टर का भी एक ऑप्शन दे देगा, और आप पता चला नंबर ऑफ फैक्टर के तरीके निकाल कर आ गए तो गलत हो जाएगा। इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से आपको नोट करना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहां से कितना निकल कर आएगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, तो यहां पर इसका जो फैक्टराइजेशन आया था, तो अगर आपको याद होगा 6 × 36 और 6 × 6 × और 10 था, तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आएगा और 5 की पावर 1 आएगा। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 3, 2, 5 और 1 6, बिल्कुल सही आंसर है। 6 आपका क्या होगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्लियर है, ये तो सिंपल बेस पे क्वेश्चन है। और मान लीजिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब कैसे करेंगे।
इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनको कैसे जल्दी करना है इस पे हम लोग बात करते हैं। यहां पर देखिएगा, इसका पहले बेसिक तरीका समझिएगा। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका में आप ये देखते हैं कि इसमें जो 30 है, जो पावर, जो आपका बेस है, इसको प्राइम में ब्रेक करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 30 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है? ये करना नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि इस सभी को हमें क्या करना है, प्राइम में लेकर आना है। इंटू 20 को क्या लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 5, पावर क्या है 21। अब आप ये बताइए, यहां पर जब ये आपने पढ़ा होगा ना फॉर्मेट, ये इंटू में जब होता है तो पावर, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा, ब्रैकेट को खोलूंगा तो 10 सभी की पावर में आएगा। तो इसका मतलब मैं 3 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 10 लिख सकता हूं। और ये क्या है, इंटू 2 की पावर 4 है भाई, ये 2 की पावर 4 है, तो 18 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 18 चौक 72, इंटू यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 है तो ये 2 की पावर 42 आ जाएगा, इंटू 5 की पावर 21। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो सेम है पावर को जोड़ दीजिए। 2 कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, तो 10 72 कितना हो जाएगा 82, 82 और 42, 82 और 42 कितना आ जाएगा भाई 2 2 4 और 8 4 12, 124। और 3 की पावर क्या आएगा 10, और 5 भी देखिए यहाँ 2 बार है, एक 10 और 21 है, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा 21। इसको सभी को जोड़ लेते हैं, यही आपका जोड़ेंगे तो कितना आएगा 134, 124 प्लस 10 134 प्लस 31 165। गलत आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा। इक्कीस 18 165 आ रहा है। आप लोग का कितना आ रहा है भाई 183। देखिए कहाँ गलती हो रही है। 10 अच्छा 16 है ना, सॉरी यहाँ गलती ये हो गई है, ये 16 है, 16 है 16 है 16 है, ठीक। तो ये आपका आएगा 3 की पावर 16, 3 की पावर 16, और यहाँ पर आ जाएगा आपका चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा 5 की पावर 16 और 21, 6 7 हो जाएगा, और 3 37 हो जाएगा, और 3 की पावर कितना हो जाएगा 16, और हाँ 16 ही रहेगा। 2 की पावर में देख लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 2 4 7 4 11, 114, 114 10 24 130, 130 आ गया, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, अब इसको आप जोड़िए तो ये आपका आ जाएगा 146, 146 और 30, 146 और 30 कितना हो जाएगा 56 66 76 और 7, 183, 183 आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसको पूरा ब्रेक करना है। यहां पर अब आपको क्या करना है 183 जो इतना डिटेल में आपने किया है, अब आप डायरेक्ट क्या करिए, यहां पर 2 3 दूनी 6 पंजे 30 है, तो आपको ये बस देखना है डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट आपको क्या करना है, एक बार में 3 आपके पास यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है 16 3 48, जितने प्राइम फैक्टराइजेशन, जितने प्राइम नंबर बन रहे हैं उनमें डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, 18 चौक 72, ठीक है। फिर आपका देखेंगे यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर कितना बना था 2 कितना था 21, ये 3 था, देखिए 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 21, यहाँ कितना हो जाएगा 63। इन सभी को आप जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 8 8 5 कितना हो जाएगा 13, और 7 6 13 13 4 और कितना हो जाएगा 17 और 1 18। बताइए आया समझ में कि नहीं आया। तो ये बस आपको इतनी लाइन लिखनी है। ये क्या आपको समझ में आया जो मैंने डायरेक्ट बताया, ये आपका पूरा डिटेल मेथड था, ये करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जितने प्राइम नंबर है उनका डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 है तो 16 3 48, यहाँ कितना था 4 18 चौक 72, यहाँ कितना था 3 21 3 63, इन सभी को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो ये आपका मेथड एग्जाम में आपको यूज करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब जैसे मान लीजिए रोशन को दिक्कत हो रही कि सर 100 में
4 फैक्टराइजेशन कौन कौन से हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो कुछ आप भी तो सोचिए, ठीक है, सारी चीजें हम ही बताते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा आप भी परेशान होइए, फिर अगली क्लास में मैं आपको जवाब दे देता हूं इसका, ठीक है। आपके क्वेश्चंस का तरीका तो फिलहाल यही है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सोचिएगा, जैसे मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, यहां पर मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मेट बता दिया, बस इसी बात की दिक्कत हो गई, ठीक है। यही चीज अगर थोड़ा बेसिक से बताता, ये कैसे आता है, क्यों आता है, तब आपको और अच्छे समझ में आता, तब शायद आपका ये क्वेश्चन ना होता कि सर इसमें 4 कैसे आ रहा है। तो थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओ, सर्च करो कि क्या ये सही है कि गलत है। फिलहाल तो सही बताया है, 4 ही आएगा, ठीक है, लेकिन क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये थोड़ा सा आपको सोचना है, समझना है। अगर नहीं आता है फिर कल क्या क्लास में आप पूछिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आपका, ये तो मान लीजिए इसको मैं आपको कल बता दूंगा, इसका बता दीजिए आंसर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, और ये आपको सिर्फ जिस तरीके से मैंने बताया है, आप सिर्फ 10 सेकंड के अंदर इसको निकाल सकते हैं। प्रयागराज की एक वीडियो वायरल हो रही है, भाई कौन सी वायरल हो रही है, हमें तो पता ही नहीं है। चलिए रोशन जी सोचिएगा एक बार फिर से, ठीक है, कल मैं आपके जो डाउट है उसको जवाब देता हूँ। आज थोड़ा सोचिए, थोड़ा परेशान रहिए, तब मजा आएगा। वैसे कर सकते हैं, इतना तो हिंट मैंने आपको दिया ही नंबर ऑफ फैक्टर्स में, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, यहां पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो यहां पर ये बताइए 25 का स्क्वायर है, 10 की पावर 17 है, 14 की पावर 7 है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है यहाँ पर 52। चलिए, तो कितने प्राइम फैक्टराइजेशन है, 5 है, तो 5 दूनी 10, और 10 में कितने हैं, 2 हैं, तो 17 दूनी 34, 14 में कितना है, 2 है, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14। सभी को जोड़ लीजिए, ये 24 और 34, 24 और 34 कितना जाएगा, 4 4 8, ये तो 58 आ रहा है। अच्छा 2 दूनी 4, सॉरी कैलकुलेशन में शुरुआत में गलती होती है, बाद में भी गलती होने लगती है। 18, ये 52 आ जाएगा, ठीक है। 52 बिल्कुल सही है, 52 बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो कल हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब सारे जो आपके फैक्टर्स हैं वो सारे चीज़ें हम लोग खत्म करेंगे, और मे भी शायद कल की क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, जिससे कल हम लोग फिनिश करके परसों की क्लास में आपकी डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट हो जाए। और जो लोग भी सेशन में अभी जुड़े हैं या बीच में जुड़े हैं उनको लोग को बता दें, परसों आपकी डिविजिबिलिटी रूल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और इस संडे को आपको ठीक 9 बजे मॉर्निंग में, और डेट क्या है 20 जून, ठीक है। तो 20 जून को मैराथन की क्लास आपको मैथ्स में भी मिलेगी, और बाकी और कौन सी मैराथन क्लास रहेगी तो जैसे ही पता चलेगा मैं बताऊंगा। मैराथन क्लास किसकी रहेगी, एलसीएम पर आधारित रहेगी, ठीक है। तो एलसीएम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक से सारी चीजें बताऊंगा। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो सभी के लिए एक टारगेट और भी है भाई, अगर आप लोग ये टारगेट पूरा करते हैं, ठीक है, और कम से कम मैं ज़्यादा नहीं 50+ स्टूडेंट चाहता हूं कि कम से कम यूट्यूब पर 50+ स्टूडेंट जुड़ें, और अगर ये आप कर लेते हैं तो ये मैराथन क्लास पूरी कोशिश रहेगी हर संडे में आपको मैथ्स की मैराथन क्लास आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपको भी कुछ काम करना है, कोशिश करना है कम से कम 5 स्टूडेंट को जोड़ना है, और अगर 3 स्टूडेंट भी जुड़ जाते हैं तब भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए और हमारे लिए भी। और कोई दिक्कत तो क्लास कैसी लगी जरूर आप कमेंट करें। तो आज का सेशन मैं यही फिनिश करता हूं, और एक भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। ये जो आपका
जो ये 2 वीक रहेगा, या ये जो वीक चलने वाली जितनी भी क्लासेज हैं डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित, छोटी सी छोटी बात बताऊंगा जो हम लोग एलसीएम एचसीएफ में भी यूज करेंगे, मैराथन जो क्लास चलने वाली है। इसीलिए एकदम ठीक टाइम पर मैंने उसको डिसाइड भी किया है कि जिससे आपको एक तीर से 2 तीर शिकार हो। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लें और उनका यूज हम लोग एप्लीकेशन, जिसे बोलते हैं ना डिविजिबिलिटी रूल का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है वो एलसीएम एचसीएफ पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का भी यूज आप देख ही रहे हो। एचसीएफ भी जैसे अगले संडे, जैसे इस बार एलसीएम फिर एचसीएफ, फिर दोनों पर मिक्स करके लेते आऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्लास सिलसिला चलता जाएगा और बहुत नई नई बातें आप यहाँ पर सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लेना है। कल आपको शेड्यूल लगा मिल जाएगा, थंबनेल भी आपको पूरा शेयर कर दिया जाएगा, तो आप हर ग्रुप में इसको शेयर करके वायरल करिए जिससे सभी लोग उस दिन जुड़ पाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।